डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का आज सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग का 5वां लेसन स्टार्ट करेंगे। 5वां लेसन में है इफेक्टिव स्ट्रेसेस। इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है, प्रभावी प्रतिबल जो होता है, वह कहाँ पे उत्पन्न होता है, इसके बारे में आज हम इस पूरे लेसन में इसी के बारे में चर्चा की जाएगी। तो जरा सा हम पीछे थोड़ा सा बात करेंगे कि पीछे के जो भी हम पढ़े हैं उसी से रिलेटेड हम पहले बात करेंगे। जैसे फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन के नीचे की जो मृदा होती है या फाउंडेशन जो होता है उस पर सभी संरचनाओं का भार टिका होता है, ये सभी को मालूम है और इसके पहले भी ये सब चर्चा कर लिए हैं। तो उसी में जैसे होता है कि जब किसी भवन का, या ये कह सकते हैं जब कोई भवन अगर निर्माण करते हैं, किसी भवन का अगर निर्माण करना है तो उस पर क्या होता है कि उसका सब यानी कि जो भवन का जो भार होता है, समस्त भार जो होता है वह कहाँ पे जिस माध्यम पर स्थानांतरित होता है वह माध्यम क्या कहलाता है, फाउंडेशन। वह माध्यम क्या कहलाता है, फाउंडेशन। लेकिन फाउंडेशन के नीचे जो एक मृदा होती है, फाउंडेशन के नीचे एक मृदा होती है और उस मृदा को हम कहते हैं अमृदा या सब सॉयल। उसको सब सॉयल नाम से कहते हैं, यानी सब सॉयल नाम से उसको कहते हैं, है ना, नाम से पुकारते हैं, ये कहा जाता है सब सॉयल। या इसको एक और नाम देते हैं जिससे अधोभूमि। इसको क्या कहते हैं, अधोभूमि। इसी को अधोभूमि के नाम से भी जाना जाता है, अधोभूमि या अवमृदा के नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि जो सब सॉइल होती है तो सब सॉइल पे सभी भार जो होते हैं स्थानांतरित होते हैं। तो सब सॉइल के द्वारा इस जो मृदा होती है, इसके नीचे नींव के नीचे जो मृदा होती है, जो सब सॉइल होती है, वही जो होती है उसी के द्वारा क्या होता है कि एक प्रतिबल उत्पन्न होता है, उसी पर एक प्रतिबल उत्पन्न होता है। प्रतिबल की परिभाषा बताया ना कि जब किसी को हम फोर्स करते हैं तो उसके अपोजिट एक विपरीत बल कार्य करता है, उसी को हम प्रतिबल कहते हैं, है ना। तो उसी तरह जब सॉइल पे सभी स्थानांतरित भार जब सभी भार स्थानांतरित होते हैं तो वहां पे एक बल उत्पन्न होता है और उस बल को ही हम कहते हैं प्रतिबल, उसी को हम प्रतिबल कहते हैं। यह उत्पन्न प्रतिबल मृदा में जो क्या करता है, कर्तन उत्पन्न करता है, निस्दन उत्पन्न करता है और संरचना के विफल होने का भय हो जाता है ना, संरचना के विफल होने का भय हो जाता है। जिससे मतलब कि अगर कहें कि अगर हम किसी को फोर्स लगाते वो हमें फोर्स लगाए, हम किसी को अगर फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, सपोज दैट कि हम किसी को फोर्स लगाएं तो वो हमको धकेलने की कोशिश करेगा, है ना, वो हमको कोशिश करेगा ना, उसका इंटरनल फोर्स हमें लग रहा है ना, तो उसका इंटरनल फोर्स तो वो भी जो है सब सॉइल के द्वारा ही जब प्रतिबल उत्पन्न होता है तो वही जो प्रतिबल होता है उस क्या करता है, उसको कर्तन में करने का कोशिश करता है संरचना को, या निस्दन करने की कोशिश करता है, या ये कह सकते हैं कि संरचना जो होती है वह विफल होने का उसका भय हो जाता है, संरचना के विफल होने का भय हो जाता है। और इसीलिए प्रतिबलों की जानकारी जो होती है, प्रतिबलों की जानकारी जो होती है वह जो जिस भूमि पर जो अभियंता, जो भी इंजीनियर हैं, जो भी संरचना निर्माण करते हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेना अति आवश्यक है कि प्रतिबल क्या चीज होते हैं। तो उन्हीं प्रतिबलों के बारे में आज बात किया जाएगा। कंफर्म हुआ? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर इस सब सॉइल में प्रतिबल किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, यानी कि सब सॉइल में प्रतिबल किन कारणों से उत्पन्न होता है। अधोभूमि में प्रतिबल,
स्ट्रेसेस इन सबसॉइल, स्ट्रेसेस इन सबसॉइल। तो हम बात करेंगे इसमें कि स्ट्रेस यानी कि सबसॉइल मतलब कि अधोभूमि जो होती है, जब सबसॉइल जो होती है या जिसको अवमृदा होती है, उसमें जो होती है प्रतिबल किन किन कारणों से होता है, यानी कि उसमें प्रतिबल कैसे उत्पन्न होते हैं या किन किन कारणों से उत्पन्न होते हैं। तो दो कारणों से उत्पन्न होते हैं। पहला कारण ये होता है मृदा का स्वयं का भार, मृदा का स्वयं का भार। और दूसरा कारण ये है मृदा का या मृदा पर संरचना का भार। समझ में आ रही बात? यानी कि मृदा का स्वयं का भार, यानी कि कोई भी अगर सॉइल है तो उसका कुछ ना कुछ भार होता है, तो उसका भार यानी कि वह अपने भार के कारण प्रतिबल उत्पन्न करती है। दूसरा है मृदा पर संरचना का भार, यानी कि उस मृदा पे जो सॉइल होती हैं उस पर जो भी संरचना का भार आ रहा है उसके कारण प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो दो तरीके से इस पे होते हैं। अब हम जैसे इसमें है कि संतृप्त मृदा पर उत्पन्न होने वाले प्रतिबल, तो ये दो चीज से होते हैं ना, समझ में आ गई ना? यानी कि ये जो एक मृदा जो होती है वह स्वयं जो मृदा जो अपने भार के द्वारा जो प्रतिबल उत्पन्न करती है, ये हो गया। इसकी डिफिनेशन यही होगी ना कि जो अपने भार के द्वारा जो प्रतिबल उत्पन्न करती है, और जो ये है कि संरचना का समस्त भार के कारण जो मृदा उत्पन्न होती है उत्पन्न करती है जो प्रतिबल। ठीक है। अब है संतृप्त मृदा पर उत्पन्न होने वाले प्रतिबल। संतृप्त संतृप्त मृदा पर होने वाले उत्पन्न होने वाले प्रतिबल। अगर कोई मृदा संतृप्त अवस्था में है, कोई मृदा संतृप्त है, तो उस पर भार कैसे उत्पन्न होता है? तो उस पर जो भार उत्पन्न होता है, उस पर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है, भार नहीं उस पर प्रतिबल जो उत्पन्न होता है वह निम्न तीन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। निम्न तीन प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। पहला प्रतिबल जो होता है वह होता है प्रभावी प्रतिबल। दूसरा जो है उदासीन प्रतिबल। तीसरा जो है संपूर्ण प्रतिबल। तीन टाइप के प्रतिबल संतृप्त मृदा पर जो है, अगर कोई सॉइल संतृप्त अवस्था में है तो उस पर जो प्रतिबल उत्पन्न होते हैं वह तीन टाइप के उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो यानी कि इसको कहते हैं हम इफेक्टिव स्ट्रेस, इसको कहेंगे हम न्यूट्रल स्ट्रेस,
और इसको कहेंगे टोटल स्ट्रेस। 3 टाइप के स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। समझ में आई बात? अब देखिए, पहली बात करेंगे हम प्रभावी प्रतिबल। प्रभावी प्रतिबल जो होता है वह सर्वप्रथम जो है कार्ल टरजागी ने प्रभावी प्रतिबलों के महत्व के बारे में जानकारी दी थी कि यह जानकारी प्रस्तुत की थी कि जब कोई मृदा कणों पर किसी संरचना का भार, जब मृदा कणों पर कोई संरचना का भार या कोई अन्य भार स्थानांतरित होता है, जब स्थानांतरित होता है तो मृदा कणों से कणों के संपर्क बिंदु पर प्रतिबल उत्पन्न होते हैं। मतलब कि जब कोई संरचना का भार या कोई अन्य संरचना का भार किसी मृदा कणों पर स्थानांतरित होते हैं तो कणों के, जो मृदा के कण हैं, एक दूसरे के कणों से संपर्क बिंदु पर प्रतिबल उत्पन्न करते हैं, संपर्क बिंदु पर प्रतिबल उत्पन्न करते हैं और भार का कुछ भाग मृदा कणों द्वारा शेष रंध्रों, जैसे अगर कहा जाए कि ये सॉइल है ना, ऐसे सॉइल होती हैं, मान लीजिए, है ना, तो जो सॉइल है इसके बीच में जो रंध्र हैं, देख रहे हैं ना, ये जो रंध्र है, इस जो रंध्र देख रहे हैं, कुछ उसका संरचना का भार उसके रंध्रों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है ना, या उसका भार उसके रंध्रों के द्वारा वहन किया जाता है, उसके रंध्रों के द्वारा वहन किया जाता है। या ये कह सकते हैं रंध्रों का मतलब क्या हो सकता है, वायु होगी या जल होगी, यानी कि जो रिक्त स्थान ये रंध्र हैं, यहां पे क्या हो सकता है, जल होगा या वायु होगा, है ना, तो उसके द्वारा वहन कर लिया जाता है। यानी मृदा कणों के परस्पर संपर्क स्थानों के माध्यम से स्थानांतरित होने वाला जो दाब है वह प्रभावी दाब होगा। जो दाब होता है वह प्रभावी दाब, और उससे उत्पन्न होने वाले जो प्रतिबल होते हैं, उससे उत्पन्न होने वाले जो प्रतिबल होंगे, और उसी को हम कहते हैं प्रभावी प्रतिबल। समझ में आई बात? जैसे हम इस मृदा पे कोई संरचना का भार पड़ेगा, यानी कि प्रेशर, मतलब कि दाब पड़ रहा है ना, दाब पड़ रहा है ना, स्थानांतरित होने वाले दाब, और उसी दाब को हम कहते हैं प्रभावी दाब, उसी दाब को हम कहेंगे प्रभावी दाब, है ना। और उससे उत्पन्न यानी कि उसी दाब, मतलब कि हम किसी को दबाते हैं तो उसका इंटरनल फोर्स लगता है, और उसी दाब के इंटरनल फोर्स को हम कहते हैं प्रतिबल। यानी कहने का मतलब यह है कि उससे उत्पन्न होने वाले पे, उससे उत्पन्न होने वाले जो प्रतिबल होते हैं उसी को हम कहते हैं प्रभावी प्रतिबल। क्लियर हुआ? उसी को कहते हैं हम प्रभावी प्रतिबल, और इस प्रतिबल को हम स्मॉल सिग्मा
से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आई बात? ये समझ में आ गई बात? प्रभावी प्रतिबल अगर इसी को कहा जाए कि जो भी प्रभावी बल पड़ रहा है, जो प्रभावी दाब पड़ रहा है, प्रभावी दाब पड़ रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि यदि संपर्क बिंदु पर पहुंचने वाले संरचना का भार, संपर्क बिंदु पर पहुंचने वाले संरचना का भार मृदा कणों के प्रतिरोध से अधिक होता है। यानी कि जो प्रतिरोध का मतलब ये हो गया कि जो प्रतिबल है उसके प्रतिबल से अधिक होता है, तो मृदा पिंड जो होती है वह संपीड्य हो जाती है, दब जाती है, मतलब कंप्रेस हो जाती है ना। संरचना का भार अगर अधिक होगा तो मृदा क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी, है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? संपीड़न उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? संपीड़न। लेकिन अगर संपर्क बिंदुओं पर कणों के प्रत्यास्थ संपीड़न से अलग अलग होता है तो प्रत्येक कण के बीच अलग अलग सरकन होगी। मतलब कि अगर अलग अलग प्रत्यास्थ होगी तो उसके अलग अलग उसमें सरकन उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो उसी को हम कहेंगे कि अगर यह भार इकाई क्षेत्रफल या मृदा पिंड पर होता है या मृदा पिंड में, तो मृदा पिंड में होता है तो वहां पे क्या होता है? विरूपण होने लगता है, डिफॉर्मेशन होने लगता है ना, उत्पन्न होगा। समझ में आई बात? मतलब कि मृदा इधर से उधर होने लगेगी, है ना। तो ये था इफेक्टिव स्ट्रेस। अब बात करेंगे हम उदासीन प्रतिबल। उदासीन प्रतिबल यानी कि जब रंध्रों द्वारा स्थानांतरित होने वाला दाब, जब रंध्रों द्वारा स्थानांतरित होने वाला दाब निष्क्रिय दाब तथा उससे उत्पन्न प्रतिबल निष्क्रिय प्रतिबल कहलाते हैं। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? यानी कि जब रंध्र हैं, ये जो रंध्र हैं, अभी इसके बाद क्या बात किए थे कि हम ये जो रंध्र थे यहां पे उसके दाब कुछ जो उसका दाब था यहां पे वह स्थानांतरित कर लिए थे जो रंध्र थे। लेकिन यहां पे क्या है कि जो रंध्र है, जब जल रंध्रों द्वारा स्थानांतरित होने वाला जो दाब है अगर निष्क्रिय दाब कहलाता है, निष्क्रिय दाब कहलाता है, और उससे उत्पन्न जो प्रतिबल होगा, जब निष्क्रिय दाब कहलाएगा तो उससे उत्पन्न जो प्रतिबल होगा वो भी निष्क्रिय होगा, और उसी को हम कहेंगे उदासीन प्रतिबल। उसी को क्या कहेंगे? उदासीन प्रतिबल। समझ में आई बात? या ये कह सकते हैं, और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? U से। इसको हम U से प्रदर्शित करते हैं, है ना। कभी कैपिटल U से और कभी स्मॉल u से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन स्मॉल u लिखिए, ठीक है। स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। या एक बार और इसको देख लीजिए, यदि कहा जाए संतृप्त मृदा पिंड में रंध्रों में जल भरा होता है। अगर कोई संतृप्त मृदा है, कोई संतृप्त मृदा है तो उसमें उसके रंध्रों में क्या भरा होता है? जल। और जब मृदा पिंड पर भार लगाया जाता है तो कणों के द्वारा भार स्थानांतरित नहीं होता है। कणों के द्वारा जो भार है वह स्थानांतरित नहीं होता है, बल्कि यह भार रंध्रों में उपस्थित जल के द्वारा स्थानांतरित होता है, क्योंकि जल असंपीड्य होता है और यह दाब जल रंध्रों से उत्पन्न होता है और मृदा के यांत्रिक गुण पर रंध्र दाब को अपने योग्य प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि वह अपने योग्य क्या होता है? प्रभाव नहीं डाल पाता है। वह जो दाब रहता है रंध्र दाब को क्या करता है? नापने पर उसको क्या होता है? अपने योग्य वह
नहीं कर पाता है, और उसी को हम कहते हैं और मृदा का यही यांत्रिक गुण जो होता है वह रंध्र दाब को नापने योग्य नहीं पड़ने देता है, और इसी को हम कहते हैं उदासीन दाब, या उदासीन दाब को ही हम कहते हैं उदासीन प्रतिबल। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो इसको हम कहते हैं, या सीधे सीधे वही एक लाइन की, इसके अगर 2 नंबर 1 नंबर में आ सकता है कि उदासीन प्रतिबल किसे कहते हैं, तो सीधे सीधे लिखना है जब रंध्रों द्वारा स्थानांतरित होने वाला जो दाब है जब निष्क्रिय दाब हो जाता है तथा उससे उत्पन्न प्रतिबल को हम निष्क्रिय प्रतिबल कहेंगे। ठीक है, इसको स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं। अब है संपूर्ण प्रतिबल, तीसरा है संपूर्ण प्रतिबल। संपूर्ण प्रतिबल किसे कहते हैं? प्रभावी प्रतिबल और उदासीन प्रतिबल के योग को ही हम कहेंगे संपूर्ण प्रतिबल। सीधे सीधे है ना? इसको जो इफेक्टिव है इसको सिग्मा डैश से प्रदर्शित करते हैं, है ना, सिग्मा डैश कर देना। तो प्रभावी प्रतिबल को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी संपूर्ण प्रतिबल को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब संपूर्ण प्रतिबल बराबर होता है प्रभावी प्रतिबल प्लस उदासीन प्रतिबल, इसी को हम कहते हैं संपूर्ण प्रतिबल। समझ में आई बात? सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डैश प्लस यू। प्रभावी प्रतिबल को स्थल पर किसी भी उपकरण से नहीं मापा जा सकता, मतलब जो प्रभावी इफेक्टिव स्ट्रेस जो देख रहे हैं इसको हम स्थल पे किसी भी उपकरण से नहीं माप सकते हैं। संपूर्ण प्रतिबल और रंध्र दाब को मापकर ही गणना कर सकते हैं, है ना, यानी कि रंध्र दाब को नापते हैं और संपूर्ण प्रतिबल को नापकर ही हम प्रभावी प्रतिबल को ज्ञात कर सकते हैं या गणना कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। ओके बाय, थैंक यू।